हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि आप सारे लोग जान रहे हैं कि अभी आपका जो एग्जाम है वो 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 15-16 दिन बचा हुआ है। तो इस बचे हुए 15 दिन में हम ये जानेंगे कि कैसे चीजों को रिवाइज करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ठीक है, ये पहला स्लाइड है जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल को कवर करेंगे और फिर दूसरा पार्ट जो आएगा वो आपका ऑर्गेनिक पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो जो मैं बताने चल रहा हूं, देखिए आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़े हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अब बचे हुए टाइम में आप किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक कलेक्शन है। चलिए देखते हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर भी है। इसमें से समझ में नहीं आता क्या स्किप करें क्या नहीं। लेकिन आप देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इन दोनों के लिए हाफ लाइफ टाइम और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स में मैंने जितना देखा है 2016, 2013, 11, 10, 9, ठीक है, इन सारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन सब के बेस पे मैं ये कह सकता हूं और आप भी खुद देख सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में केवल इतनी ही चीजें पूछी गई हैं। यानी आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम, इसको आप कवर करिए। इसका एक जल्दी से नोट्स बना सकते हैं और इस पर बेस्ड आप कुछ न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। इससे ज्यादा कुछ पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने देखा और समझा है उससे मैं आपको ये कह सकता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स में इतनी ही चीजों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। दूसरा चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए तो आईयूपीएसी नेम पूछता है। EAN ऑफ कंपाउंड्स, इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, लगभग हर साल में पूछा है। CFT, ठीक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको आप बोलते हैं, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी पूछता है और इसके बेसिस पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछता है। ठीक है, और CFSC वैल्यू का कैलकुलेशन भी कभी कभार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन मिलने की, इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उससे रिलेटेड सारी चीजें आप देख के जाइएगा। बोर की एनर्जी, बोर की रेडियस, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल भी एक दो देखने को मिल जाते हैं। स्पेक्ट्रा, एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जिसमें सीरीज जो है लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हैम्फ्री, ठीक है, इन पर बेस्ड कभी कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है। या कौन सी सीरीज किस रीजन में आएगी वो देखिएगा, जो कि बहुत ही इजी है। जैसे लाइमन आपकी यूबी रीजन में आ जाएगी, बामर आपकी विजुअल में आती है, बाकी सारी इंफ्रारेड में आ जाती है। डी ब्रॉगली बेब इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये इक्वेशन या तो इस पे न्यूमेरिकल 110% चांसेस होते हैं इन दोनों में से, यानी या तो न्यूमेरिकल या तो इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, या तो ये डायरेक्ट ही इसकी प्रिंसिपल को पूछ लेता है। वैसे प्रिंसिपल ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेता है न्यूमेरिकल। क्वांटम नंबर्स और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो रूल्स हैं जैसे कि हुंस रूल, अबाउ रूल, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे, उससे रिलेटेड रूल्स। और क्वांटम नंबर्स, कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है और किसी एलिमेंट है उसमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर भी बेस्ड ये दो टाइप के मोस्टली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगले चैप्टर पे चलें अगर, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ये अपने आप में तो एक चैप्टर है, साथ ही साथ ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F ब्लॉक सबको कवर करता है। तो नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स,
यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनका नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लिख जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए या ये एलिमेंट किस क्या कहते हैं ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो आप नाम जानते रहेंगे तो इजीली उसको कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जरूर देखिएगा, खासकर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स की। ठीक है, सारे नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ एलिमेंट्स के ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता पाऊं कि कौन कौन से एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका ट्रेंड अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स या हैलाइड्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स, यानी मोस्टली ये चारों चीजें बहुत पूछी जाती हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी का ट्रेंड अलोंग ग्रुप, मैक्सिमम टाइम्स अलोंग ग्रुप में ही पूछा जाता है इनकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी का ट्रेंड। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, इन चीजों को आप बिल्कुल स्किप करके मत जाइएगा। बाकी तो आपकी जो इच्छा है, जितना जो टारगेट है आपका वो बिल्कुल पूरा करिए, उतना पढ़िए, लेकिन इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाएंगे अगर, तो मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जाम आपका और बेहतर होगा। ठीक है, फिर देखिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हैलोजन। तो नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स जरूर से जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर और या फिर इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर बार हर ईयर में देखने को मिलता है। अगला है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिलिकेट्स और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इनमें इनका एक एक कोई इंपॉर्टेंट सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और या फिर जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में देख लीजिए, इसमें क्या है, इसके जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है ये बहुत पूछा जाता है, या फिर किस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाई जा सकती है, वो आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, वो बताना होता है। ब्लीचिंग पाउडर का तो 1-2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग कैसे होती है, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ये 2 चीज यहां पे देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलिकेट की डेफिनेशन देख लीजिएगा, सफिशियंट है। नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, कौन से नहीं पॉसिबल हैं, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, इनका एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो बस, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हाँ स्ट्रक्चर भी पूछता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भी पूछता है, तो ये जरूर देख के जाइएगा आप। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी मैंने पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही ऐड कर दिया है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं जब वो रेडियस को पूछता है एफ ब्लॉक में। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अब आप समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और ज्योमेट्री पूछता है। अब इसी में आपकी बीबीटी और वेस्पर थ्योरी सारी आप इंक्लूड कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर्टिकुलर थ्योरी नहीं पूछता है जनरली। ये जनरली क्या पूछता है, कोई कंपाउंड है तो या मॉलिक्यूल है, उसका जो सेंट्रल एटम है उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा या उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, मोस्ट ऑफ द यही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पर्टिकुलर ये पूछता है किसी कंपाउंड के लिए कोई दिया है उसके लिए पूछता है, या मॉलिक्यूल है उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देता है, पूछता है। बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने को आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बहुत चीजें बता भी सकते हो, तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अब जानते रहेंगे आप तो बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत इजीली आप बता पाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे कई बार सॉल्युबिलिटी को डिसाइड किया जाता है, तो ये बेहतर है, इसको देख के जाइएगा। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। डाइपोल अगर आप समझते हैं इसकी डेफिनेशन को अच्छे से, तो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कई बार हेल्प कर देता है। लैटिस एनर्जी जरूर देख के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, यानी अगला चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप IUPAC नेम देख के जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे लगता है हो चुका है, ये दूसरी बार आ गया है, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सॉलिड स्टेट है आपका। सॉलिड स्टेट में आप डिफेक्ट्स तो जरूर देख के जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि एक डिफेक्ट्स लगभग तय है पूछा जाना, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन देख लीजिएगा, वैसे मैंने जो प्रीवियस ईयर के बेस पे देखा है उस बेस पे एक आध बार ही पूछा गया है, कम इंपॉर्टेंट है, मगर देख जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आएगा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट ब्रैग इक्वेशन पूछ ले या फिर इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो देख के जाइएगा। मिलर इंडिसेज फाइंड करना देख के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो डिफेक्ट्स और मिलर इंडिसेज मैं सॉलिड स्टेट में सबसे मोस्ट हॉट टॉपिक्स मानूंगा, और ब्रैग इक्वेशन भी जरूर देख के जाइएगा। हाँ, अब यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें छोड़ दिया हूँ, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो किसी कंपाउंड के लिए जैसे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, CHCl का क्या होगा, वो आप देख के जाइएगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। नेक्स्ट पे आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन लॉ जरूर देख के जाएंगे आप, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, डिफ्यूजन लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही मोस्टली पूछा जाता है, कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, तो उसको देख के जाइएगा। वेलोसिटीज, यानी इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये होती हैं, तो इन वेलोसिटीज को आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कभी पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी पूछ लेता है और कभी इन वेलोसिटीज में रिलेशन पूछ लेता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वांडर वाल एंड क्लासियस इक्वेशन, ये बहुत बार पूछा गया है, दोनों इक्वेशन को मैंने मर्ज करके लिख दिया है, वांडर वाल इक्वेशन एंड क्लासियस इक्वेशन, ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट है सरफेस फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ठीक है, जैसे लैंगम्यूर और फ्रेडरिक, ये सब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स आ जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछे जाते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन देख के जाइएगा आप, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलेंगे, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर चलें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे कि Kp और Kc, इनको आप बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी मिल सकता है, या कोई रिएक्शन देके पूछ ले उसके लिए Kc या Kp क्या होगा, और इनके बीच में रिलेशन जैसे Kp = Kc RT⁴ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो बहुत बार पूछने को मिल जाते हैं, ठीक है। और Kc पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या इफेक्ट होता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कोफिशिएंट जो होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ से 3 चीजें निकल के आती हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन मिल जाता है उस पर। लाशतेली प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए भी आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस, ठीक है, जो पीएच के बेस पे आप डिसाइड करते हो, पीएच या पीओएच। बफर सॉल्यूशन और इसके टाइप्स, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि 2 कंपाउंड दे दिया, ठीक है, एक साल्ट दिया, कहा इस साल्ट का जो बफर सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ बफर जानना पड़ेगा, तभी आप डिफाइन कर पाओगे, अच्छे से जान पाओगे। और हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, साल्ट की हाइड्रोलिसिस और हेंडरसन इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी बफर सॉल्यूशन, इट्स टाइप, और हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट एंड हेंडर इक्वेशन, इन चारों में अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स एंड हेंडरसन इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इन कंपैरिजन टू बफर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो अगला चैप्टर है आपका वो सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन में हेनरी लॉ और इसका एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या नॉर्मलिटी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पर बेस्ड कभी कभी चारों में से कोई एक आध पे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, ये जब आप मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन से ही कुछ रिलेट करता है राउल्ट्स लॉ, तो वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, ठीक है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं स्किप करके जाएंगे। वांट हाफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इन सब में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर
ये सारे टॉपिक्स को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। अगले टॉपिक पे आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे बेसिक सा बट बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट की यूनिट्स। आप 3 लाइन में इन तीनों को लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और इन तीनों में से कोई एक मिल जाए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, एक विस्कोसिटी कॉफी मतलब यूनिट भी पूछता है, विस्कोसिटी की यूनिट भी पूछता है, उसको देख लीजिएगा, वो आपका लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोलराउच लॉ और इसका एप्लीकेशन जरूर देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे लगभग मान के चलिए ईएमएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका पूछना ही है, आएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट इक्वेशन देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें। थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक लिखा है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और एक क्वेश्चन लगभग पेपर में देखने को मिल जाता है, या तो एक्सटेंसिव से या तो इंटेंसिव से। ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपको बताना होगा। स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन से भी देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस। इनमें वर्क डन कई बार ये पूछता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्नोट इंजन और इसकी एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ इस पर बेस्ड, मैंने अब तक जो देखा है इसकी इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, तो उसको आप देख के जाइएगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। गिब्स एनर्जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिब्स एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर देख के जाएंगे। तो ये रहा आपका टॉपिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। इन सारे टॉपिक्स को अभी आप जो 20 दिन बचा है उस 20 दिन में कवर करिए बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यकीन मानिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, और अगर देखने के बाद आप चैप्टर उठाइए जो मैंने यहाँ टॉपिक्स बताया है, उन टॉपिक्स से रिलेटेड आप अपनी एक नोट्स बना के कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर आपने अभी तक कम अच्छे से पढ़ा है तो, और इसकी एक नोट्स बना लीजिए, और प्रीवियस ईयर आप चाहे खुद सॉल्व करिए, चाहे हम तो सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हमने 2016 2013 का कंप्लीट करवा दिया है, 2011 पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जिसका पहला वीडियो जा चुका है, वहां पे आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन वहां से मैच करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड होगा। तब तक आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो टॉपिक्स हमने बताया है इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाइएगा, मुझे अनुमान है कि आपको ज्यादा फायदा एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू।